सो हेलो एवरीवन, दिस इज आखिर कुमार, स्टूडेंट एट श्याम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं या फिर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं एंड आई विल से दिस आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे को छोड़ने नहीं है। ठीक है, जितना तुम पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन जो अभी मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा वो आपको छोड़ने नहीं है। इन क्वेश्चंस को बनाने का आप पहले प्रोसेस देख लो ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि ये किस काम के लिए किन के लिए ये क्वेश्चंस है। देखो, मैंने जितने भी PYQs थे ना इकोनॉमिक्स के, जितने भी PYQs थे उनको सारे को चैप्टर वाइज में पहले कर लिया था। ठीक है, इस बुक के जितने भी थे उसको चैप्टर वाइज कर लिया था एंड देन इस चैप्टर वाइज के क्वेश्चंस को मैंने फिर देखा कि रिपीटेड कौन से हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन जितने भी थे मैंने उन सबको एक बार ही फिगर आउट कर लिया एंड देख लिया कि कौन से टॉपिक ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं। अब देखो, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे को मैं दिखाऊंगा जो कभी कभी लॉन्ग फॉर्म में दे देते हैं एंड वही क्वेश्चन को किसी ईयर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन देकर खत्म कर दिया, लाइक MCQ देकर खत्म कर दिया, फिल इन द ब्लैंक्स देकर खत्म कर दिया। तो जितने भी टॉपिक्स है ना वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनका स्ट्रक्चर ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए मैंने इस बारी वो मेंशन नहीं करा है कि ये MCQ आएगा या लॉन्ग फॉर्म आएगा। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बता दूंगा, बट मैंने इसमें लिखा नहीं है क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है और मैं सभी चीज़ों को नहीं लिख सकता एक PDF में। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से कि क्या किन क्वेश्चन को कैसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है, आपको पूरा रटना होता है। तो जो भी टॉपिक्स मैं आपको दिखाऊंगा आप उसका जितने भी पॉइंटर्स है वो रट लेना। कुछ स्पेसिफिक पॉइंटर्स जो इंपॉर्टेंट है, जो हर बार सिर्फ उसी पॉइंट को पकड़कर क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारे मैंने मेंशन कर दिए हैं। आ जाओ देखते हैं। आपको PDF का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में मेरा एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ पर आपको मेरे को PDF मिल जाएगा। ज्वाइन जरूर कर लेना क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं रिलेटेड टू एग्जाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मुझे ऐड करने तो वहीं पे मैं देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा, आपको स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो को एंड ध्यान से देखना। सबसे पहला IED, और मैं बता दूं अगर आपको कोई भी और सब्जेक्ट का चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या वन डे रिविजन नोट्स कुछ भी चाहिए यार, तो मुझे बता देना कमेंट में ताकि मुझे पता हो कि तुम्हारे को और क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत है जिससे तुम्हारी तैयारी पूरी हो जाए। ठीक है, कमेंट में बता देना एंड जैसा भी लगे ये वीडियो लिख देना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर अंडर कॉलोनियल रूल स्टैग्नेशन ड्यू टू एक्सप्लॉइटिव सिस्टम्स लाइक लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तुम्हारे को एग्रीकल्चर अंडर कॉलोनियल रूल सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पे पढ़ना है। इस चैप्टर में हर साल इससे क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट, मतलब कभी लॉन्ग फॉर्म आता है, लॉन्ग फॉर्म प्लस MCQ आ जाता है। तो आपको ये वाला टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना। एग्रीकल्चर का कैसे कैसे उन्होंने एक्सप्लॉइट करा था ब्रिटिशर्स ने, वो आपको पढ़ना है इस टॉपिक में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे यहाँ पे दिखने को मिलता है दैट इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या होता है? डेथ रेट, बर्थ रेट, आपका यहाँ पे हाई मोर्टालिटी रेट हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया। इन सब चीज़ों का आपको नंबर्स के साथ, स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, नंबर्स के साथ याद करने हैं कि कितने परसेंटेज पे कितना था। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। डायरेक्ट लंबा लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन भी आता है एंड MCQ भी आता है, तो कभी कह नहीं सकते कैसे भी आप पूछा जा सकता है। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना है विथ नंबर्स, डेटा के साथ। किन टॉपिक्स को डेटा के साथ करना है, किन टॉपिक्स को डेटा के साथ नहीं करना, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा अच्छे से। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको क्या पढ़ना है। काफ़ी सारे सेक्टर्स दे रखे हैं आपको। एग्रीकल्चर में ये करना है स्टैग्नेशन ड्यू टू एक्सप्लॉइटिव सिस्टम्स, एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको 2-fold मोटिव पढ़कर जाना है। जो 2-fold मोटिव था गवर्नमेंट का वो क्या था, आपको पूरा अच्छे से स्टोरी समझकर जाना है। देखो यार, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आप दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई ये तो करने ही करने, बट जब आप इसको लिखोगे तो इसको लिखने के लिए आपको पूरे चैप्टर की एक बैक स्टोरी पता होनी चाहिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ ये क्वेश्चन कर लिया और सिर्फ ये क्वेश्चन करके जा रहे एग्जाम में। नहीं, अगर आपको चैप्टर का थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करोगे? आप मेरे को बताओ ना। अगर आप एग्रीकल्चर अंडर कॉलोनियल रूल का थोड़ा हिस्ट्री नहीं जानते, बैकग्राउंड नहीं जानते, तो आप फ्रेम कैसे करोगे आंसर को? इसलिए थोड़ा सा बैक स्टोरी आपको जानना ज़रूरी है अगर आपको अच्छे से लिखना है इस पेपर में तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 वाला। इसमें तुम्हारा गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान दैट इज GEMS, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, ये
तुम्हारे GEMS हो गए, इससे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। जो भी NCERT में पैराग्राफ NCERT से पढ़ के जाओगे ज़्यादा बेटर होगा। और मैंने अल्टरनेटिव बुक्स भी बता रखे हैं अपने इस वाले वीडियो में, आप आई बटन पे देख सकते हो, इस साइड है या इस साइड है, जहाँ पे भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने बुक सजेस्ट कर रखे कौन से अगर आपको NCERT नहीं पढ़ने में बनता तो आप कौन से दूसरी बुक्स को पढ़ सकते हो फॉर CBSE एग्जाम्स, ठीक है, फॉर बोर्ड एग्जाम्स इन पर्टिकुलर। देखो उसके बाद आता है तुम्हारा एग्रीकल्चर में तुम्हारे को क्या पढ़ना है, सेम लैंड रिफॉर्म्स पढ़ना है, लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है, लैंड रिफॉर्म्स जो हुए वो तुम्हारे को पढ़ के जाने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है तुम्हारा ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या थी, एंड ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ क्या आया था, मार्केटेड सरप्लस जो हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, वो कैसे हुआ था, पूरा प्रोसेस तुम्हारे को पढ़ के जाना है, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की हिस्ट्री, थोड़ा सा डेट्स याद करके जाना इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकता है कि डेट पूछ लेंगे वो MC के फॉर्म में, तो ये तुम्हारे को पढ़ के जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है तुम्हारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रोल इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द नीड टू प्रोटेक्ट दीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सबसे पहले तो तुम्हारे को जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रोल रहा था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ड्यूरिंग दिस एरा, वो तुम्हारे को समझ के जाना है। उसके साथ ही साथ इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाने की क्या जरूरत थी, वो तुम्हारे को पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर, चैप्टर 3। ये सारे चैप्टर्स मैंने NCERT के हिसाब से लिए क्योंकि भाई NCERT इज द OG बुक। अगर तुमने NCERT को अच्छे से कर लिया है तो तुम्हारे को फुल नंबर आने ही आने हैं, ठीक है। और ये सारे टॉपिक्स भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि NCERT से ही करना बेटर होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो रीजंस फॉर रिफॉर्म्स, तुम्हारे को रीजंस पढ़ने कि ये रिफॉर्म्स क्यों लाए गए थे, एंड जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी 1991 में पर्टिकुलरली ऑफ BOP, वो तुम्हारे को समझ के पढ़ के जाना है। ये पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस देखने को मिले थे प्रीवियस ईयर से, इसलिए तुम्हारे को ये पढ़ना है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन, किन किन का डिफरेंसेस तुम्हारे को याद करके जाने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल का डिफरेंस विथ अच्छे खासे नंबर ऑफ पॉइंटर्स, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स के पॉइंटर्स समझना है, कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस भी याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। स्ट्रेटेजिक एंड माइनॉरिटी सेल का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट एंड कितने जितने भी नंबर्स होते हैं इसमें, वो तुम्हारे को याद करके जाने हैं डिफरेंसेस लिखने के लिए। पॉइंटर्स में आ सकते हैं, 3 नंबर में आ सकते हैं, 2 नंबर में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और नेक्स्ट आता है तुम्हारा प्राइवेटाइजेशन वाला पार्ट, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन वाले पार्ट में तुम्हारे को सबसे इंपॉर्टेंटली पढ़ना है डिसइन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट, कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है एंड गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही थी डिसइन्वेस्टमेंट करते हुए, मतलब उनका टारगेट क्या था, एम क्या था डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। देन आता है तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में तुम्हारे को आउटसोर्सिंग पढ़ के जाना है। आउटसोर्सिंग है कॉन्सेप्ट, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता था भाई, एंड व्हाई इंडिया इज अ फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। ये तुम्हारे को समझ के जाना है कि भाई इंडिया से ही जितने भी फॉरेन कंट्रीज है वो आउटसोर्सिंग क्यों करना चाहते हैं, इसका रीजन तुम्हारे को पढ़ के जाना है। उसके साथ साथ आउटसोर्सिंग में तुम्हारे को एक और टॉपिक मिल जाएगा, दैट इज व्हाई डेवलप्ड नेशन ओपोज आउटसोर्सिंग, ठीक है। ये वाला तुम ये तो एक साइड टॉपिक हो गया, मेनली मोस्टली इसी से क्वेश्चंस आते हैं, वो एक साइड टॉपिक अगर तुम उसको भी कवर कर लोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि रिलेटेड है, बहुत ईजी सा है, छोटा सा है। देन इज WTO, उसकी हिस्ट्री और फंक्शन। WTO कब स्टार्ट हुआ, उसके बाद कब उसका नाम चेंज हुआ, किस ईयर में नाम चेंज हुआ, उसकी थोड़ी हिस्ट्री एंड उसके फंक्शंस क्या हैं, वो तुम्हारे को पढ़ के जाना है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक है। ये वाला चैप्टर, इसमें क्या क्या करना है तुम्हारे को, इसमें तुम्हारे को मेनली 2 ही चीजें करनी है। सबसे पहला सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो सोर्सेज 5-6 दे रखी हैं, लेकिन मोस्टली कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है हमेशा, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया एजुकेशन, हेल्थ एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग से ज़्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं। अब अगेन आइल से 1-2 नंबर के क्वेश्चन से MCQ फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, या पूरा एक लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन आ सकता है कि भाई 4-5 नंबर का दे दिया उन्होंने एंड बोल रहे हैं कि भाई पूरा एक्सप्लेन करो, कोई भी सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कोई भी 3 कोई भी 4 या फिर नंबर उन्होंने लिख के दे दिया कि इन सबको एक्सप्लेन करो, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन कैपिटल वर्सेस फिजिकल कैपिटल, डिफरेंस पता होना चाहिए तुम्हारे को, ये डिफरेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ तुम्हारा रूरल डेवलपमेंट, ये वाला देखो, ये वाला देखो जरा, रूरल डेवलपमेंट 4 ही हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स इन रूरल डेवलपमेंट, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स कैसे हेल्प करते हैं रूरल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट के सोर्सेस क्या कहते हैं, जितने भी सोर्सेज हैं तुम्हारे को पॉइंटर्स में लिख कर आने हैं। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि मतलब क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते क्या हैं, ये तुम्हारे को समझ के जाना है इस चैप्टर के लिए।
and importance of animal husbandry, fisheries, horticulture as a source of diversification. एग्रीकल्चर से हट के जो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं वो सारे सोर्सेज का इंपॉर्टेंस कि कैसे कैसे ये हेल्प कर सकते हैं इनकम जनरेशन में, ये तुम्हारे को पढ़ के जाना है। क्वेश्चन देखने को मिले थे, इसके हमेशा फुल फॉर्म क्वेश्चन ही आए हैं, ऐसे छोटे क्वेश्चन मैंने नहीं देखे, लाइक जितने भी मैंने PYQs में देखा था। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इन्फॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज वाले चैप्टर में, चैप्टर 6। इसमें तुम्हारे को सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्कर्स का डिफरेंस, कि इनको फॉर्मल वालों को क्या बेनिफिट मिलता है, इनफॉर्मल वालों को क्या बेनिफिट मिलता है, एंड इन दोनों के लिमिटेशंस क्या है, ये तुम्हारे को पढ़ के जाने पॉइंटर्स में, डिफरेंसेस में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज कैजुअलाइजेशन एंड इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, इसका तुम्हारे को अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है कि इन दोनों का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड इज अ क्वेश्चन कि वाई आर लेस वुमेन फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, इसका तुम्हारे को एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इसमें कहानी लिखने के लिए रेडी हो जाना एंड इस वाला टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना NCERT से, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका कॉन्सेप्ट तुम्हारे को पढ़ के जाना है कि इसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आई थिंक तुमने मैक्रो में भी पढ़ लिया होगा थोड़ा बहुत, और यहाँ पे एक डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी है, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, NCERT में बहुत अच्छे से दे रखा है विद एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है तुम्हारा एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इजी वाला चैप्टर है, ठीक है। ध्यान कहाँ रखना है, ध्यान कहाँ रखना है, गड़बड़ कहाँ होती है। कैरिंग कैपेसिटी एंड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, इन दोनों का मीनिंग एंड डिफरेंस, बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं। क्या करते हैं ये लोग, एक दो नंबर का क्वेश्चन दे देंगे एंड बोलेंगे कि डेफिनेशन दे दिया, कैरिंग कैपेसिटी का डेफिनेशन दे दिया, ब्लैंक दे दिया कि डैश इज द इसका पूरा डेफिनेशन, एंड उसमें तुम्हारे को MCQ में सेलेक्ट करना है कि क्या ये कैरिंग कैपेसिटी का डेफिनेशन है या फिर एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का डेफिनेशन है। तो काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको तुम ढंग से पढ़ लेना एंड इसके डिफरेंसेस याद कर लेना। नेक्स्ट आता है तुम्हारा स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी स्ट्रैटेजीज कौन सी जैसे विंड एनर्जी से, सोलर एनर्जी से, हाइड्रो एनर्जी से, CNG से, बायो कंपोजिटिंग से, ये सारे सोर्सेज तुम्हारे को पढ़ के जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग, उसका कॉन्सेप्ट एंड कॉजेज। ग्लोबल वार्मिंग यार तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तुम्हारे को मतलब पता है, तुम्हारे को कॉजेज अच्छे से लिख कर आने, लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन 3 नंबर 4 नंबर में देखने को मिल जाता है, ठीक है। कभी कभी 2 नंबर में मिल जाएगा, सिर्फ नॉर्मल सा पूछ देंगे व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लेन एनी 2 कॉजेज या 1 कॉजेज, जो भी होता है वैसा करके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। लिखने को आता है मोस्टली, इसमें MCQ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आ भी सकता है भाई, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते बोर्ड वालों का। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने कुछ चीज़ें लिख भी रखी है यहाँ पे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। 1 चाइल्ड पॉलिसी चाइना की, वो पढ़ के जाना, एंड इसका इम्प्लीकेशन आफ्टर मैथ था, वो क्या था वो तुम्हारे को पढ़ के जाना है। एंड उसके बाद तुम्हारा तो सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी दैट इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना फॉलोड फॉर देयर डेवलपमेंट। इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान के जो सिमिलर स्ट्रैटेजीज थी वो क्या क्या थी, वो तुम्हारे को पढ़ के जाना है पॉइंटर्स में कि भाई ये चीज़ें सेम थी तीनों में, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन, जो कि आया था चाइना में। ये क्या था, इसका मतलब क्या है, ये सब तुम्हारे को पढ़ के जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर राइट द नोट करके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो इंडिकेटर्स हैं उनको, जैसे जितने भी इंडिकेटर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, उनके इंडिकेटर्स को लिस्ट करने के लिए कभी कभी कह देते हैं या फिर एक्सप्लेन करने के लिए कह देते हैं, वो तुम्हारे को पढ़ के जाना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैंने लिख रखा है, नो नीड टू रिमेंबर द एग्जैक्ट डेटा फ्रॉम द टेबल्स। तुम्हारे को एग्जैक्ट डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी नंबर दे रखे हैं, बच्चे पूछते कि भैया याद करें नहीं करें एग्ज़ाम, इतना सारा डेटा दे रखा है, ये नंबर दे रखा, वो नंबर दे रखा, करना है या नहीं करना, आई से नहीं करना, उतने सारे डेटा को याद नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। लेट्स से टेक एन एग्जांपल, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट पेज पे ही आ जाते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि इनके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, चैप्टर 10 के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तुम्हारे को क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि GDP कंपैरिजन करके बताओ 1980s to 1990s का एंड 2017 जो लेटेस्ट जो तुम्हारे बुक में दे रखा है उसका कंपैरिजन करके बताओ कि कैसे कैसा रहा था GDP। तो तुम कैसे लिखोगे, तुम्हारे को डेटा एग्जैक्ट याद नहीं होगा क्योंकि भाई नहीं हो सकता, ऊपर नीचे होगा और गड़बड़ होगा। तुम्हारे को कैसे याद रखना है कि भाई मेरे को इतना याद है कि इंडिया की जो GDP थी ना, इंडिया की GDP जो थी 1980s और 1980s to 90s में, वो बहुत सबसे कम थी, सबसे कम, बस इतना याद रखना, सबसे कम इंडिया का था, चाइना का
सबसे ज़्यादा था एंड पाकिस्तान वॉज इन द मिडल, कि इंडिया और चाइना के बीच में पाकिस्तान था। इंडिया का सबसे कम, चाइना का सबसे ज़्यादा एंड पाकिस्तान का सबसे कम। बैक टू 2017 में कैसा था, इंडिया का सबसे मतलब मिडिल में, चाइना का सबसे ज़्यादा फिर से एंड पाकिस्तान का सबसे कम। बस तुम्हारे को इतना याद रखना है। इतना याद नहीं रखना कि भाई इसका 5.7 था या फिर इसका 10.4 था या फिर इसका 7 था। ये सब चीज़ें याद नहीं रखनी, इतना याद नहीं रखना यार। एग्जैक्ट डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारे को इतना याद होना चाहिए कि ज़्यादा किसका था, कम किसका था एंड मिडिल में किसका था। बस इतनी चीज़ें तुम्हारे को याद रखनी है। स्टोरी के फॉर्म में एकदम मस्त रट लेना, समझ लेना। अगर तुम्हारे को आंसर राइटिंग पे वीडियोस चाहिए कि आंसर एक्चुअली में फ्रेम कैसे करते हैं, अच्छे नंबर कैसे लाए जाएँ, इकोनॉमिक्स के लिए ये पर्टिकुलरली मैं बोलूँ इंडियन इकोनॉमिक्स में, क्योंकि आंसर फ्रेम करने में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो मैं उसके लिए वीडियो कर सकता हूँ। या फिर किसी भी और चीज़ के लिए, जैसे मटेरियल कुछ भी चाहिए तुम्हारे को, तुम कमेंट कर दो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर तुम्हारे को कोई भी पर्टिकुलर पर्सनल डाउट है रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड या फिर कह लो CUET, तो तुम वहाँ पे मेरे को एक बार मैसेज डाल सकते हो। आई ट्राई टू रीड कि तुमने जो भी मैसेज देखा है, अगर रेलिवेंट रहा तो आई विल श्योरली रिप्लाई। एंड मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आया हो तो। एंड PDF का जो ये वाला PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।